तो मिस्टर पपलू चोर, जो भी हो भाई, नाम जरूर लेना अपना, पता तो चले है कौन ये जो नाम में ही है। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। जल्दी से बेटा क्लास ज्वाइन करिए, जितने भी बच्चे हैं फटाफट अपने फ्रेंड्स को बोलिए जल्दी से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आज हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी चलने वाली है। उसका रीज़न आपको भी पता है कि आज हमने इस चैप्टर को ख़त्म करना है, तो जितनी जल्दी आप इस क्लास को ज्वाइन करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट। गुड इवनिंग बेटा जी, सर के हाल तो बड़ा जमा बढ़िया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, आई होप सो बेटा जी, जब तक सभी आते हैं तब तक हम लोग थोड़ा सा अपना पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग अभी तक अपने 3 टॉपिक्स को कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। तो ओके नलविन, गुड इवनिंग बच्चा। ओके गर्वित, गुड इवनिंग। अमृत कौर, गुड इवनिंग। तो लगता है बेटा आपके दिमाग में भी हो गया है, तो शायद आपको जरूरत भी है, यकीन मानो। चलिए, अगर हम लोग सिंपल समझे तो हम लोगों ने 3 टॉपिक्स को खत्म किया था। तो 3 टॉपिक्स को खत्म करने के बाद हम लोगों ने चौथे टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमारे जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी थी वो हम लोगों ने खत्म कर दी थी। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की जो मतलब जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है वो हम लोग राज इसको फटाफट 1 मिनट दो मुझे बस। ठीक है, इसको अपन ओवर करते हैं। हाँ जी, तो अगर बेटा जी अब मैं इस चीज को समझ के चलूं कि जर्मनी की यूनिफिकेशन में मेजर हाथ किसका था बेटा, तो वो मेजर हाथ था ओटो वन बिस्मार्क का, जिसको आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है। पहले वहां पर फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर का राज था, लेकिन जब वो 1864 में उसकी डेथ हो जाती है वहां पर विलियम वन आता है। विलियम वन ने आकर अपने चीफ मिनिस्टर कैवोर को बोला कि भाई मुझे क्या चाहिए, पूरा इटली मेरा जो जर्मनी है पूरे का पूरा यूनिफाइड चाहिए। तो इसने क्या किया, 1864 से लेकर 1871 के बीच में जितने भी थे वो सारे क्या करने शुरू कर दिए बेटा, इसने क्या कर दिया बेटा जी, लड़ाई करनी शुरू कर दी। किसके साथ, दफा के साथ। और दफा का बेटा जी मतलब क्या है, DFA, डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इनको बेटा जी क्या कर दिया गया बेटा जी, अब खत्म कर दिया गया। तो अब 1871 के अंदर फाइनली होता क्या है बेटा, जर्मनी हो जाता है यूनिफाइड। जब जर्मनी यूनिफाइड हो गया तो हमारे लिए बेटा जी वहां पर टेंशन खत्म हो गई। और जो प्रशिया का नया राजा बना वो बना, मतलब सॉरी, जर्मनी का जो नया राजा बना वो बना केसर विलियम वन। केसर विलियम वन राजा बन गया तो इसने बहुत सारे अच्छे चेंजेस करने शुरू कर दिए, क्योंकि इनको पता था कि अब हम हैं तो मोनार्की, बट अच्छे चेंजेस नहीं करेंगे तो लोग फिर से हमें हटा देंगे। तो इन्होंने अच्छे चेंज किए, इन्होंने करेंसी सिस्टम को डेवलप किया, इन्होंने रोड नेटवर्क को अच्छा बनाया, इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को डेवलप किया, नेशनलाइज कर दिए बैंक्स को। तो ये इनके कुछ अच्छे काम थे। ये टॉपिक हम ऑलरेडी पहले अपने प्रीवियस क्लास के अंदर हम कर चुके हैं। आज हमने करनी है हमारी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यहां से लेकर हम लोग एंड तक पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी आज रहेंगे, क्वेश्चन सेशन जरूर रहने वाला है बेटा जी आज। तो जिन बच्चों को ये होता है कि भाई सर क्वेश्चंस हमें कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, सर एजर्शन रीजन हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज एन होमवर्क के तौर पर एक प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक फाइल बनाकर डेमो में डालने वाला हूँ। ठीक है, जैसी क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद वो सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपने वो क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जैसे मर्जी करके वहां पर अपने सारे के सारे आंसर्स राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो एक पोस्ट आ जाएगी, उसके जरिए आप लोग ये सारा काम कर पाओगे। तो अब आती है बेटा जी पॉइंट ये कि इसके बाद का पॉइंट हमारे पास क्या आता है, तो इटली। इटली क्या है, इटली देखो भाई, पुराने टाइम में इटली एक छोटा, पहली बात तो है बहुत छोटा सा देश है इटली, लेकिन इटली का छोटा सा देश भी टोटल 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था। मीन्स की टोटल 7 पार्ट्स में 7 तरह के लोग बेटा उसके ऊपर क्या कर रहे थे बेटा जी, राज कर रहे थे।
अब जब 7 तरह के लोग उसके ऊपर राज कर रहे थे, तो उनके दिमाग में आया कि यार अब अपन क्या करें? तो उस टाइम पे बहुत सारे एरिया के अंदर अलग-अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। कहीं पर राजा इटली लैंग्वेज बोल रहा था, इटालियन लैंग्वेज बोल रहा था, तो लोग अलग भाषा बोल रहे थे। तो लोग अगर इटली बोल रहे थे, तो राजा अलग लैंग्वेज बोल रहा था। तो अब फाइनली लोगों के अंदर उन्हें ये चीज़ को जगाना बहुत ज़रूरी था, किस चीज़ के लिए बेटा जी? कि यूनिफाइड करवाएँ कैसे? देखो यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि जो अलग-अलग एरियाज़ हैं, उनके अंदर हमने क्या करना है, एक बना देना उस एरिया को। मीन्स कि मेरी कंट्री के ही जो मेरी भाषा को बोलने वाले बहुत सारे एरियाज़ हैं, उन सबको मैं क्या बना दूँगा? एक बना दूँगा। ठीक है? चलिए भई अब एक बनाने की बारी आई। तो अब प्रॉब्लम क्या थी? इटली को टोटल अपना देखो वैसे तो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। बट सिर्फ एक पार्ट ऐसा था सरदानिया पेडमेंट का जिसके ऊपर इटली के रियल किंग का रूल था जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल टू। ठीक है? विक्टर इमैनुअल टू। चलो ठीक है जी, विक्टर इमैनुअल टू का राज चल रहा था, कोई इशू नहीं है। विक्टर इमैनुअल टू अपना राज कर रहा था, लेकिन इसको चाहिए था वो पूरे का पूरा इटली। अब कहता मुझे चाहिए पूरे का पूरा इटली चाहिए, तो इसके लिए भी किसकी हेल्प लेगा? तो मेजरली उसके बाद टोटल बचते हैं 3 पार्ट जहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे पूरे के पूरे इटली को। देखिए आपकी बुक में ना बेटा जी इस तरीके से एक बना होगा ये, ठीक है? ये पूरे का पूरा आपका इटली का मैप है। ये 7 पार्ट्स बेटा जी इस तरीके से डिवाइडेड है। तो इन्होंने क्या किया, ऊपर का जो नॉर्थ का हिस्सा था, ठीक है? वो अलग हो गया, सेंटर का अलग हो गया और साउथ का एरिया अलग हो गया। जो नॉर्थ का एरिया था उसके ऊपर जो राज कर रहे थे, ठीक है, पेज नंबर 21। तो जो नॉर्थ एरिया के ऊपर मतलब जो मेनली राज कर रहे थे वो आपको भी याद होगा बेटा जी, कौन से लोग थे बेटा जी? वहां पर राज कर रहे थे हैम्सबर्ग एम्पायर। ठीक है? और ये बेटा जी कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ठीक है? ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग एम्पायर का रूल चलता था नॉर्थ इटली पर। सेंट्रल इटली के ऊपर राज चलता था बेटा किस चीज का? पोप्स का। और साउथ में जो राज चलता था वो किसका चलता था? बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन का। बचा चौथा पार्ट जो सरदानिया पेडमेंट था, उसके ऊपर किसका राज था बेटा? जो कि इटली का रियल किंग था विक्टर इमैनुअल टू। तो ये टोटल 4 पार्ट्स हो गए, दोबारा से समझ लीजिए। नॉर्थ इटली के ऊपर अपना हैम्सबर्ग एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया, सेंटर के ऊपर पॉप्स और साउथ में बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन। तो अब जब विक्टर इमैनुअल टू को लगने लगा कि यार मुझे क्या करना है, मुझे ये पूरे का पूरा फ्री चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, इसको यूनिफाइड करवाना है। तो यूनिफाइड करवाने के लिए सबसे पहली चीज उसने क्या करी? पहला पॉइंट तो बेटा जी उसने सीएम कैवोर को अपॉइंट करवाया। सीएम कैवोर बेटा जी, काउंट द कैमिलियो कैवोर उस पर्सन का नाम था। काउंट द कैमिलियो को उसने कहा कि भाई यार मुझे क्या कर, तू जो नॉर्थ इटली है वो फ्रीडम करवा के दे दे, वो मेरी तरफ करके दे दे। तो इस बंदे ने क्या किया, फ्रेंच आर्मीज की हेल्प से 1859 में, याद रख लेना ये चीजें, 1859 में फ्रेंच आर्मीज की हेल्प के जरिए इसने क्या करवा दिया बड़ा, काम इजी करवा दिया, इसने ज्वाइन करवा दिया। अब यहां पर क्या होता है, फ्रेंच आर्मीज क्या करती हैं, हैम्सबर्ग एम्पायर वालों को हटा देती है और वहां पर राज किसका स्टेब्लिश हो गया? विक्टर इमैनुअल टू का। और कौन से साल में? 1859 में। उसके बाद साउथ में गया बात। अब साउथ इटली के अंदर जो आपको पता है राज था बर्बन डायनेस्टी का। अब यहां पर जो फ्री करवाया वो फ्री करवाया था गिसिप गरीबाल्दी ने। याद रख लेना भाई, बंदे का नाम क्या है? गिसिप गरीबाल्दी। तो गिसिप गरीबाल्दी ने जब इसको फ्री करवाया, उस बंदे ने फ्री करवाया किसके नाम से बेटा जी? याद रखना किसके नाम से उस बंदे ने फ्री करवाया है? सबसे मेनली याद जो देखो, एक पॉइंट हमेशा याद रख लेना, जब आप कोई भी यूनिफिकेशन करते हो उसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तीनों यूनिफिकेशन में से एक आपको पेपर में देखने को मिल जाती होती है। तो आई विल सिंपली सेज कि आप लोगों को ये यूनिफिकेशन किसी भी हाल में करनी ही करनी है। ठीक है? चलो ठीक है जी, हम लोगों को समझ आता है। और जिन बच्चों ने आज अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं करी है बेटा, मैं उनको बोलूंगा कि क्लास को जल्दी से ज्वाइन करें। ठीक है? हाँ जी भाई। तो जिन बच्चों ने टिल नाउ क्लास ज्वाइन नहीं की है, तो वो बच्चे बेटा कि फटाफट क्लास को ज्वाइन करें। मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया है कई बच्चों को। ठीक है? हेलो बेटा जी, गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी भाई।
तो चलिए ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर ये बात समझ में आ जाती है कि साउथ इटली की बात चल रही थी हमारी, ठीक है? तो साउथ इटली के अंदर जो फ्री करवाया था वो करा था गिसिप गरीबाल्दी ने विद द हेल्प ऑफ द पुअर पीपल, पीजेंट्स, आर्टिशियंस, उनकी मदद से फ्री करवाया। उन्होंने वहां पर उनके खिलाफ बड़ा जी नारेबाजी करनी शुरू कर दी, रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो रेवोल्यूशन करने के बाद काम क्या हो गया बेटा? उनका काम बहुत ज्यादा इजी हो गया। तो उन्होंने रेवोल्यूशन किया और उसको आजादी दिलवा दी। चलो यहाँ पर भी रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन अब बचे बेटा जी कौन सा पार्ट, और ये कौन से साल में हुआ था? 1860 के अंदर हुआ। 1859 में नॉर्थ इटली मिल गया। 1860s के अंदर बेटा जी कौन सा पार्ट मिल गया बेटा जी हमें? साउथ भी पार्ट मिल गया। तो पोप्स को लगने लगा कि यार अब मैं क्या करूं? पोप्स वाले तो भाई मेरा उस चीज पे आ गए। तो इसी वजह से पोप वालों ने अपने आप ही क्या कर दिया? इटली को छोड़ दिया, ठीक है? सर इस लाइन का मीनिंग क्या है? थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड। इसका बड़ा जी मतलब क्या है कि जो अपना ये पर्सन था, सीएम कैवोर, इसने फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक मीन्स की कुछ इन्होंने बातचीत करी कि भी तुम लोग ये कर दो तो मैं ये कर दूंगा, तुम लोग ये कर दोगे तो मैं ये कर दूंगा, ठीक है? तो इस पर्पज की वजह से मतलब जो ये लोगों के बीच में डील हो रही थी, इसी पर्पज में इसी को वो बोलते हैं डिप्लोमेटिक होना। ओके भाई, डिप्लोमेटिक अलायंस वगैरह बनाया इन्होंने और उसके साथ राजी करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो हाँ जी, तो चलिए भाई हम लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें समझ में आई। देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास के अंदर गंद डालना चाह रहे हैं। प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि ऐसे बच्चों को आप लिंक शेयर ही मत करें, ठीक है? जिनको पढ़ना नहीं है, ठीक है? और अगर किसी और को भी दिक्कत हो प्लीज लीव दैट क्लास, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पर मैं कोई इस वजह से नहीं बैठा हूँ कि भाई यार मुझे व्यूज वगैरह कमाने ज्यादा, मेरा एक मेन पर्पस जो है, ठीक है, व्यूज अपनी जगह पर, बट फर्स्ट पॉइंट इज कि तुम सबका सिलेबस कवर अप हो जाए, ठीक है? ठीक है, हमारा मजाक मस्ती हर चीजें अच्छी चलनी चाहिए बट नॉट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है? जब टॉपिक चल रहा हो, कोई बात नहीं बेटा। तो जिन्होंने करना था ठीक है भाई कर लिया, ओके। तो अगर मैं इसके बाद की बात करूं, हमारे पास अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो ये आता है कि जब पोप्स भी फ्री हो गए, मतलब पोप्स भी चले गए, तो 1861 के अंदर इटली की यूनिफिकेशन क्या हो गई बेटा जी? कंप्लीट हो गई। तो अब फाइनली इटली की यूनिफिकेशन क्या हो चुकी है बेटा? कंप्लीट हो चुकी है। इटली की यूनिफिकेशन कंप्लीट, जर्मनी की यूनिफिकेशन कंप्लीट, दो यूनिफिकेशन कंप्लीट होगी। बट इसमें ना एक बात जो आप लोगों ने परमानेंटली ध्यान में रखनी है, इटली के लोग इतने ज्यादा भोले भाले थे, मतलब इतने ज्यादा कि जब उनको एक कंसेप्ट देखे, जैसे हमारे यहाँ पर वंदे मातरम का नारा होता है, वहां पर एक उन्होंने नारा दिया था ला तालिया। तो लोगों को लगा कि यार शायद ये ला तालिया जो है वो विक्टर इमैनुअल टू की वाइफ का नाम है, क्योंकि एक्चुअली में तो लोगों को कुछ नहीं पता था कि यूनिफिकेशन क्या होती है क्या नहीं होती, क्या हमारा देश है। वो सिर्फ काम कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उनका जो एक मेजर पर्सन था वो चाहता था कि देश को आजादी मिलनी चाहिए, बट उनको ये नहीं पता कि देश की आजादी होती क्या है। तो ला तालिया का जो कंसेप्ट था वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली तरीके से लागू किया गया था, ठीक है भाई? चलिए जी, हमारे यहाँ पर दो यूनिफिकेशन हुए थे कंप्लीट। अब तीसरी यूनिफिकेशन, लोग बच्चे पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि बच्चों को लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सर, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है? सर कौन से पेज नंबर पे है बेटा ये? ऑलमोस्ट अबाउट 21 22 नंबर पेज नंबर होगा ये, ठीक है? टॉपिक नंबर 4 का लास्ट, ठीक है? ये चीज को देख लिया एक बार। तो यहां पर बेटा जी हमारे पास आता है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब ये जो टॉपिक है बेटा, जिन लोगों को भी अभी तक नहीं आता है, इट्स ए रिक्वेस्ट कि वो लोग कर लेना, ठीक है? जिन लोगों को नहीं आता, सो लेट्स सी दिस कि अपना क्या क्या पेंडिंग है, किस किस तरीके से पेंडिंग है, सो उस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में हमें यह समझना होगा कि इसको स्ट्रेंज बोला क्यों गया है। देखो प्रोसेस देखो, अगर आप जर्मनी की यूनिफिकेशन की बात करोगे 1864 में शुरू हुई, 1871 में कंप्लीट हो गई, पहली चीज खत्म। इटली की यूनिफिकेशन बड़ा जी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, उसको भी बड़ा जी इतना ही मतलब हो गया,
वो भी खत्म हो गई। लेकिन अब जो ब्रिटेन की यूनिफिकेशन है उसमें हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का टाइम लग गया। ठीक है, तो जब 100 ईयर्स का टाइम लग गया तो उनको लगा कि यार अब ये तो गड़बड़ हो गई। अगर 100 ईयर्स लगने वाला है तो इसी वजह से इसको स्ट्रेंज केस बोला जाता है। ठीक है, ओके भाई, यहाँ पर इतना पॉइंट समझ में आ गया। तो यहाँ पर 4 देशों की बात करी जाएगी आपको। इंग्लैंड, वेल्स, ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड, 4 देश हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। इंग्लैंड जो था बड़ा जी, उस टाइम पे इंग्लैंड के अंदर आ गई थी इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर क्या आ गई थी बेटा जी, इंडस्ट्रीज आ गई थी। और इन्होंने ही बेटा जी राजा की पावर को 17th सेंचुरी के अंदर ही क्या कर दिया था बेटा जी, सीज। तो अब यहां पर जब इंडस्ट्रीज आई तो इनके पास पैसा आ गया, पैसा आया तो इन्होंने राजा की पावर को सीज कर दिया। अब जो ये ब्रिटेन कंट्री थी, ये जो इंग्लैंड कंट्री थी, ये सारे के सारे बेटा जी, ये सारी की सारी क्रिश्चियन कंट्रीज थी। लेकिन क्रिश्चियन में मेजरली 2 ग्रुप्स बटे हुए थे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। याद रख लेना, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स थे। अब ये जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट जितने भी थे, अब चाहिए तो हमें भी, हमें पता होना चाहिए। तो कैथोलिक होते थे थोड़ी सी ओल्ड थिंकिंग वाले, और जो हमारे दैट इज द प्रोटेस्टेंट वन थे, वो थे न्यू थिंकिंग वाले। तो प्रोटेस्टेंट्स ने किया क्या, जो कि इंग्लैंड वाले थे, जो न्यू थिंकिंग वाले थे, उन्होंने राजा की पावर को सीज कर दिया। और इनके दिमाग में आया कि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बाकी सारे देश भी चाहिए, मुझे बाकी जो मेरे आसपास वाली जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी मुझे मेरे हिसाब से चाहिए। तो अब इन्होंने सोच लिया कि भैया अब हम लोग क्या करेंगे कि हम अपने हिसाब से लेकर चलेंगे चीजों को। तो अब पॉइंट समझो, अब इंग्लैंड के अंदर बोली जाती थी इंग्लिश भाषा, वेल्स के अंदर बोली जाती थी वेलिश भाषा, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश और आयरलैंड में आयरिश। ठीक है, जिनके बड़ा जी डाउट्स हैं, ठीक है, वो प्लीज एक बार क्वेश्चंस के अंदर लिख देना। लेकिन उससे पहले एक बार ये वाला समझ लो। ठीक है, इसको समझने के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 2 मिनट का। ठीक है, उस टाइम पे बड़ा जी जिसके जो भी क्वेश्चन होंगे वो बड़ा जी कर लेना। कोई बात नहीं, बड़ा एक्टिविटी भी एक्सप्लेन हो जाएगी, बट मेजरली इसकी कोई भी एक्टिविटी इतनी जरूरी नहीं है। ठीक है, पहले ये वाला पॉइंट जरूरी है। तो जब चलो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन शुरू होता है, देखो मैं दोबारा से चीज को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, 4 देश थे। इनके अंदर भाषा कौन कौन सी थी, इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश, आयरलैंड में आयरिश और वेल्स में वेलिश। अब इनमें से पार्लियामेंट जो थी वो किसके पास है, सिर्फ वो सिर्फ इंग्लैंड के पास थी। ठीक है, प्रोटेस्टेंट्स कहाँ कहाँ रहते थे, देखो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक 2 ग्रुप थे, किसके, क्रिश्चियंस के थे। अब ये कहाँ कहाँ रहते थे, ये रहते थे सबसे मेनली, सबसे पहले ये लोग कहाँ रहते थे बेटा, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड में भी 2 पार्ट है, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ पार्ट में कौन रहते थे, हमारे प्रोटेस्टेंट्स। तो ये 3 पार्ट्स के अंदर रहते थे कौन, प्रोटेस्टेंट्स। और जो बचा साउथ आयरलैंड और जो बचा स्कॉटलैंड, यहां पर रहते थे कैथोलिक्स। ठीक है, तो ये 2 चीजें चलती हैं बेटा जी। ओके है, डन है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं इसमें। तो प्रोटेस्टेंट्स के मन में आया कि अब हमें क्या करना है, रिवोल्ट करना है, किसके खिलाफ करना है, जो कैथोलिक्स है उनके खिलाफ। तो इसी वजह से जो ऑलरेडी जो इंग्लैंड और वेल्स थे वो तो ऑलरेडी एक हो चुके थे। अब ये दोनों मिलके किसके पास जाते हैं, स्कॉटलैंड के पास जाते हैं। वैसे तो इन्होंने इसको एक अच्छा ऑफर किया था, मतलब देखो पॉइंट ये, इन्होंने कोई लड़ाई नहीं करी, इसको जाके मैंने एक सीधी सीधी ऑफर किया कि एक काम करो जी, आप हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ रल जाओ, हम आपको पार्लियामेंट के अंदर जगह भी दे देंगे, हम आप लोगों को अपने बराबर की जगह दे देंगे, हम आपकी भाषा को भी मतलब कुछ ना कुछ एक रिकग्निशन दे देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। अब स्कॉटलैंड एक पुअर कंट्री थी, उनको लगा यार चलो एक बहुत बड़ी कंट्री हमारे पास आ रही है, हमारी मदद लेने के लिए आ रही है, तो हम चले जाते हैं इनके साथ। तो ये लोग उनके साथ जाके ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन ज्वाइन तो हो गए, उसकी वजह से उनको होने क्या लगा, प्रॉब्लम आने लग गए। तो ये जो पॉइंट था यहां पर वो ये था कि प्रॉब्लम्स जी क्या आने लगी कि स्कॉटलैंड को जब शामिल किया गया, वो शामिल किया गया था 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा। याद रख लेना, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के साथ 1707 में 1707 के अंदर एक्ट ऑफ यूनियन को साइन करवाया। ठीक है, और जब साइन उन्होंने करवाया तो वो स्कॉटलैंड किसका पार्ट बन गया, इंग्लैंड का पार्ट बन गया, और इसी को बोला गया था ग्रेट ब्रिटेन। याद रखना,
क्योंकि अब आप सोचोगे सर वेल्स का क्या हुआ? इंग्लैंड और वेल्स मिलके तो पहले ही ब्रिटेन थे। इंग्लैंड प्लस में वेल्स इज इक्वल टू ब्रिटेन। इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस में स्कॉटलैंड इज इक्वल टू ग्रेट ब्रिटेन। और हमारे ऊपर जिसने राज किया वो था ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, चलो ग्रेट ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज कर लिया 1707 में। 1707 में जब ये तीनों एक हो गए, उसके बाद ये लोग जाते हैं नॉर्थ आयरलैंड के पास। अब वहां पर कौन थे? प्रोटेस्टेंट। अब प्रोटेस्टेंट को उन्होंने पैसा खिलाया और अपने अंदर शामिल कर लिया, तो ये लोग भी आ गए साथ में। तो ये बन गए यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको आज के टाइम पे बोलते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम जब बड़ा जी आ गया, उसके बाद आते हैं बड़ा जी वो लोग जो कैथोलिक से, जो कि साउथ आयरलैंड के अंदर रहते थे। तो साउथ आयरलैंड के अंदर जो लोग रहते थे, अब उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें भाई। ठीक है, साउथ आयरलैंड वालों ने अपने दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से वो लोग ले आए थे कि हमें इसके बीच में शामिल नहीं होना। तो वहां पर एक पर्सन थे वोल्फ्टोन नाम के, जिन्होंने स्ट्रगल करने की ट्राई करी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, बट उनको बड़ा जी कामयाबी नहीं मिल पाई थी। उन्होंने स्ट्रगल किया, बट जब स्ट्रगल बड़ा जी काम आया ही नहीं, तो इतने बड़ा जी उनकी कहते हैं कि डेथ हो गई थी। ठीक है, तो फाइनली 1801 के अंदर साउथ आयरलैंड भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो अगर बेटा जी मैं बात करूं यहाँ पर, कोई बात नहीं बेटा, आपा भी मिलेंगे जल्दी, तो मैं अच्छे से लगाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, पता तो चल ही जाना है। ठीक है, कि कौन कौन है, किस किस की हैं, सब पता चल जाएगा, टेंशन ना लो, आपा मिलने वाले ही हैं। ठीक है, डोंट वरी। तो अगर मैं बेटा जी मैं इसके बाद की बात करूं, हमारे पास और कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यही मतलब यही सबसे मेजर पॉइंट है हमारे पास। ठीक है ना, जब साउथ आयरलैंड में वोल्फटोन की डेथ हो जाती है, उसके बाद साउथ आयरलैंड भी इनका हिस्सा बन जाता है बाय द एक्ट ऑफ यूनियन इन द 1801। ठीक है, 1801 के अंदर फिर से बड़ा जी इनका वापस से ये लोग क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो 1801 में ये लोग भी आ गए, तो अब ये पूरे का पूरा कहलाया ब्रिटिश आइल्स, ISLES, बट इसको बोलना है आइल्स। अब ये बन गया। फाइनली मेरा यूनिफिकेशन हो जाते हैं कंप्लीट। यूनिफिकेशन कंप्लीट तो हुई, बट इनको ये था कि भी यार इतने कल्चर्स हैं, इतने क्या है, तो इन्होंने इंग्लिश को वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, ब्रिटिश आइल्स की। यूनियन जैक झंडा बना दिया। और तीसरी चीज जो सबसे मेजर थी, इन्होंने एक नेशनल एंथम दी, गॉड सेव आवर नोबल किंग। तो ये बेटा जी यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन या स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन हो जाता है कंप्लीट। तो ये जो चीजें थी सारी की सारी हो जाती हैं कवर। यहाँ पर आपका फोर्थ टॉपिक जो था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो 3 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच में क्वेश्चन कभी भी बन सकता हुआ है। ठीक है, तो अब अगर किसी का इसमें कोई भी डाउट है, प्लीज फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें। ठीक है, और जिन बच्चों का कोई डाउट नहीं है, वो प्लीज गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए जी। बताइए भाई, फटाफट डाउट्स ले लीजिए। इतने बड़ा जी मैं आप लोगों की एक्टिविटीज देख लेता हूँ, जो आप लोग बोल रहे हो कि सर एक्टिविटीज हैं। एक बड़ा जी 4.2 पर फिगर नंबर 3 की एक एक्टिविटी लिखी हुई है कि इस पिक्चर का मतलब क्या है, कि एंड द इलेक्टेड डिस्प्यूट ऑफ पार्लियामेंट व्हाट इंटरप्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस आर्टिस्ट ट्राइंग टू कन्वे। मतलब यहाँ पर सिंपल है, ओटो वन बिस्मार्क क्या करने की ट्राई कर रहा है, पूरे के पूरे एरिया को चलाने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, पूरे के पूरे एरिया को। 1789 क्या हुआ था सर? 1789 के अंदर बेटा जी हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। ठीक है, एक्टिविटी जो 21 नंबर पेज पर है बेटा जी, डू यू थिंक द पीपल लिविंग इन एनी ऑफ दिस रीजन थॉट द देमसेल्फ एज इटालियन। बिल्कुल बेटा, बहुत सारे लोग सोचते थे कि हम लोग इटालियन हैं, बट वो लोग कभी इकट्ठे नहीं हो पाए थे। ठीक है, ये मेजर रीजन है। which was the first region to become a part of the unified Italy। यूनिफाइड इटली का सबसे पहले पार्ट बना था नॉर्थ इटली, बड़ा जी पार्ट बना था। ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ इटली बड़ा जी पार्ट बना था। उसके बाद बड़ा ये जो एक इमेज दी गई है फिगर नंबर 11 पर, एक मतलब एक फिगर नंबर 11 है पेज नंबर 19 पर। ये बड़ा जी हॉल ऑफ मिरर है एट पैलेस ऑफ वर्सलेस। ये एक बहुत अच्छी जगह है, सुनने में आता है। ठीक है, कि यहाँ पर मतलब
बहुत सारी मतलब एक काइंड ऑफ ब्यूटी प्लेसेस बने हुए हैं, बहुत अच्छे एक पैलेस ही बना हुआ है, तो ये मेजर चीज़ है इसके ऊपर, ठीक है? उसके बाद राजी बॉक्स नंबर 2 दिया हुआ है एक, ठीक है? बॉक्स नंबर 2 में गिसिप गरिबाल्दी की बात बोली गई है कि गिसिप गरिबाल्दी एक इटालियन फ्रीडम फाइटर था, जिसने लड़ाई लड़ी थी और इसको मतलब जो ये बंदे ने काम किया था, मेजरली इसका काम था विक्टर इमैनुअल II को वहाँ का क्या बनाना? राजा बनाना। बस ये था, ठीक है? हाँ जी भाई, इसके अलावा बेटा जी कोई डाउट्स हैं? फटाफट बताइए बेटा, जल्दी से। अगर किसी के कोई भी डाउट्स हैं बेटा, तो वो फटाफट से बेटा जी अपने डाउट्स बता दें। 1972 तो बेटा जी इसके अंदर है ही नहीं। 1972 का तो अपने को कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पर। सर ब्रिटेन वाला समझ में नहीं आया। ब्रिटेन वाला अगर यूनिफिकेशन आती भी है बेटा, देखो कई बच्चे क्या करते हैं ना, फटाफट ऐसी पॉइंट लिख देते हैं। देखो आपको एक लैंग्वेज का पॉइंट बनाना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी। दूसरा बड़ा आप लोग पॉइंट क्या बोलोगे इसमें कि कौन से पार्ट में कैथोलिक रहते थे, कौन से में प्रोटेस्टेंट रहते थे। तीसरा यहाँ पर आप लोग मेंशन करोगे कि किस तरीके से स्कॉटलैंड उसका पार्ट बना था और वो क्या कहलाता, मतलब ग्रेट ब्रिटेन बना था। उसके बाद आप नॉर्थ आयरलैंड के पास जाओगे कि जब वो यूके बना था। पांचवें पॉइंट के अंदर बेटा जी आप लोग चले जाओगे कि वुल्फटोन की कहानी बताओगे कि वुल्फटोन एक इरिश मैन था जिसने स्ट्रगल करने की ट्राई करी थी, बट वो अपने उसके अंदर फेल हो जाता है। छठवां पॉइंट आप लोग मेंशन करोगे कि 1801 के अंदर फाइनली एक और एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है और वो आयरलैंड के साथ होता है और फाइनली अब यहाँ पर यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है। सातवां बेटा जी आप लोग पॉइंट लिखोगे यहाँ पर कि उसके बाद जब सारा कुछ हो गया तो इंग्लिश लैंग्वेज बन गई थी, यूनियन जैक झंडा बन गया था, गॉड सेव आवर नोबल किंग एंथम बन गई थी। तो ये वाली चीज़ है बेटा जो आपको करनी है, ठीक है? ओके बेटा, मैं भी आप सबका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। हाँ जी भाई, सो फाइनली आई थिंक सो, मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा किसी का कोई डाउट आ रहा है। एथनिक का बेटा जी मतलब होता है कल्चरल काइंड ऑफ, ठीक है? पिक्चर नंबर 15 बेटा जी कुछ ज़्यादा खास नहीं दी हुई है, गिसिप गरिबाल्दी काइंड ऑफ जूते पहनने में हेल्प कर रहा है पेडमेंट को, मीन्स की बूट, मतलब सीधी साधा बूट पहनने में हेल्प कर रहा है बेटा, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है? और कुछ भी नहीं, बस इतना ही है इसके अंदर। अब आता है बेटा हमारे पास, देखो बहुत इजी सा टॉपिक आ चुका है। एक इजी टॉपिक बचा है, एक डिफिकल्ट टॉपिक बचा है, ये दो चीजें बची हैं और ये दो चीजें जो बंजा बच्चा कर गया आज की क्लास में, वो बच्चा बड़ा कहीं ना कहीं थोड़ी चीजों में कामयाब होना शुरू कर देगा, ठीक है? इस चीज में ध्यान में रखना। एग्जाम में ऑप्शन कैसे आएंगे? ऑप्शन किस चीज में बड़ा, मतलब किस चीज के ऑप्शंस की बात कर रहे हो आप? क्वेश्चंस की बात कर रहे हो या कैसे? 707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था बेटा विद द स्कॉटलैंड, इंग्लैंड का, कि स्कॉटलैंड इंग्लैंड का पार्ट बन गया था और वो बन गए थे ग्रेट ब्रिटेन। फिगर नंबर 15 बेटा मैंने अभी बताया कि गरिबाल्दी विक्ट्री मैनुअल II को शूज पहनने में हेल्प कर रहा है, ठीक है? ओके बेटा, तो कोई बात नहीं बेटा, मिस्टर पवन कुमार जो भी हो आप, कोई बात नहीं बेटा, आपकी सुन लेंगे, ठीक है? आप एक बार पर्सनल मैसेज कर दो मुझे, ठीक है? मैं आपकी भी सुन लेता हूँ, फिर थोड़ा सा आप मेरी सुन लेना, ठीक है? चलिए, तो सर इटली के पॉइंट्स भी बड़ा जरूर, मैं ये सारे के सारे पॉइंट जितने भी हैं, मतलब जो मैं पॉइंट्स जैसे बता सकता हूँ जितने भी पॉइंट्स, मेरा टारगेट है कि मैं आप लोगों को वो एक पोस्ट के जरिए सारे क्वेश्चंस के पॉइंट मैं जरूर मेंशन करवा दूँ, ठीक है? सर 1798 में क्या हुआ था बड़ा? 1798 की डेट इसके अंदर अभी उतनी ज्यादा नहीं है, बस ये
इसके अंदर मेजरली वोल्फ टोन ने रेवोल्यूशन शुरू किया था। बस ये याद रखना, वोल्फ टोन ने रेवोल्यूशन शुरू किया था 1798 में, और 1801 में उस बंदे की डेथ हो गई थी। ठीक है, ओके जी। तो अब आता है विजुअलाइजिंग द नेशन, अगला टॉपिक आता है हमारे पास। अब देखो, किसी भी देश को हम लोग जब डिनोट करने के बाद आता है, किसी के अंदर देशभक्ति की भावना को अगर जगाना है, ठीक है, तो उस देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी चीज क्या होती है बेटा, कि कुछ ना कुछ तो एक सिंबल बनाना पड़ेगा ना। जैसे भारत माता की अगर बेटा मैं बात करूं कि भारत माता क्या है, ठीक है, तो भारत माता एक इमेज बनाई गई थी लोगों, अब एक्चुअली में कोई भारत माता थोड़ा ना है, बस वो एक इमेज बना दी गई कि हाँ, भारत को एक डिनोट कर दिया माता के नाम से। जैसे कि बेटा जी अपन बोल देते हैं कि हम अपनी माँ की इज्जत करते हैं, वैसे ही उन्होंने बोला कि अपने देश की भी इज्जत करो, ये तुम्हारी माँ के समान है। ठीक है, तो चलिए ठीक है जी, हम लोगों को ये पॉइंट समझ में आया कि कहीं ना कहीं किस तरीके से इज्जत की बात चल रही है, किस तरीके से चल रहा है। तो यहां पर दो देशों की कहानी की बात की गई है, और दो देश बेटा जी कौन कौन से बेटा जी, वो एक है फ्रांस और एक है जर्मनी। फ्रांस की जो इमेज थी उसका बेटा जी नाम था मैरियाना, याद रखें ना, मैरियाना। ये क्रिश्चियंस का बहुत पॉपुलर नाम है, ठीक है, याद रखें ना, क्रिश्चियंस का ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नेम है, कौन सा बेटा जी, मैरियाना। इसका यूज फ्रांस वाले करते थे, और मेनली इसका यूज पोस्टल स्टैम्प्स के ऊपर किया जाता था। इन्होंने बेटा जी एक और चीज भी बनाई थी, अगर वो बुक के अंदर इमेज है नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या था कि उन्होंने रेड कैप को भी वहां पर दिखाया था कि रेड कैप पहनी हुई है। ठीक है, रेड कैप का मतलब होता है फ्री सिंबल, कि भाई वो लोग आजाद हो चुके हैं, जो आजाद हो जाते थे वो लोग रेड कैप पहन लेते थे, तो जिनके अंदर लिबरलिज्म की भावना होती थी। तो ये जो मैरियाना थी, ये मैरियाना पोस्टल स्टैम्प्स पे, नोट्स के ऊपर, पोस्टल स्टैम्प्स में, करेंसी में इसका ज्यादा यूज किया जाने लगा था। ठीक है, चलिए ठीक है जी, हम लोगों को यहां पर भी पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा हमारे पास आता है जर्मेनिया। अब ये इमेज पेपर में एक एक नंबर के क्वेश्चंस के बेस पर पूछी जाती है। जर्मेनिया इमेज पहली बार जब सामने आई थी, वो आई थी 1848 के अंदर सेंट चर्च पोल के अंदर, जिसमें उस इमेज को एक एलिगरी के रूप में, मींस कि एक सिर्फ और सिर्फ एक दिमाग के जरिए दिखाया गया था कि यार हाँ, ऐसी कोई सोसाइटी एग्जिस्ट करती है जहां पर एक ऐसी इमेज है। जहां पर उन्होंने टोटल 7 चीजों के ऊपर फोकस किया था। आपकी बुक में बेटा जी ये इमेज ऑलरेडी बेटा जी आपको दी गई है, ये वाली इमेज है बेटा। ठीक है, इस इमेज में 7 चीजें हैं। अब ये 7 चीजें कौन कौन सी हैं, वो आपको अगले पेज पे लिखी हुई है। ये 7 चीजें हैं, जो 7 चीजें बेटा एक एक करके मैं बता भी देता हूँ। ब्रोकन चेन दिखाई गई है जो नीचे गिरी पड़ी है, जिसका मतलब है कि वो लोग अब फ्री हो चुके हैं। दूसरी है ब्रेस्ट पर प्लेट विद ईगल, उन्होंने मतलब क्या करके एक छाती के ऊपर एक प्लेट लगा रखा है जिसके ऊपर ईगल बनी हुई है, जो उसकी स्ट्रेंथ का प्रतीक है। तीसरा बड़ा जी क्राउन ऑफ ओक लीव, उसने बड़ा जी एक पत्तों का मतलब ताज सा पहन रखा है, जो हीरोइज्म मींस की कि वो वहां की एक हीरो है, उसका प्रतीक है। एक उसके हाथ में बड़ा जी स्वॉर्ड दे दिया, तलवार की भी, वो मतलब अभी इस टाइम पे लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन उसी तलवार के चारों तरफ ओलिव की ब्रांचेस भी लगा रखी है, और वो तलवार के साथ ओलिव ब्रांचेस की हम लोग पीस भी चाहते हैं, कि हम लोग पहले लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने लड़ाई पहले शुरू करी तो हम लड़ाई का एंड हम लोग करेंगे। उसके बाद उनके हाथ में एक झंडा दिया गया है, वो 3 कलर है उसमें ना जी, ब्लैक, रेड और येलो। ये 3 झंडे मतलब जो 3 कलर है, ये ट्राई कलर फ्लैग, ये जर्मनी का झंडा है। और उसके बाद पीछे से सूरज की किरणें निकल रही है, इसका मतलब है कि एक नया सूरज उदय हो रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा जी आपकी इमेज। अब इसके बाद बड़ा जी आती है फाइनली हमारे पास आखिरी टॉपिक बेटा जी हमारा आ जाता है। ठीक है, आखिरी टॉपिक बेटा 5 नंबर के अंदर सीधा सीधा बोर्ड के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार। ठीक है ना, बेलकांडिज्म का बेटा जी क्वेश्चन बन जाता है, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ठीक है, याद रख लो, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब ये दोनों बेटा जी हैं क्या क्या, लेट्स सी दिस, एक एक करके बेटा आप इस चीज को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए जी, कोई बात नहीं है, आप एक एक पॉइंट समझना शुरू करते हैं। नेशनलिज्म वर्ड का मतलब होता है कि मेरी कंट्री मुझे चाहिए, मेरी कंट्री के ऊपर कोई बाहर वाले का राज मैं नहीं चाहता। लेकिन वहीं पर इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, जो ये मतलब ये जो वर्ड है, ये मोनार्की वाले यूज किया करते होते थे अपने लिए स्पेशली, कि ये क्या करते थे, मान लो अब ये मेरी कंट्री है, अब बाकी वाले एरिया को मुझे कैप्चर करना है, तो यहां से यहां तक का जब मैं अपना एरिया कैप्चर करके अपने अंदर शामिल कर लूंगा, इसी को मैं बोलता हूं इंपीरियलिज्म। ठीक है, आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 6वां टॉपिक है बेटा, लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का। ठीक है, लास्ट टॉपिक बिल्कुल।
चलिए जी, मतलब कहीं न कहीं हम लोगों को ये भी समझ में आ जाता है कि यार क्या था, नेशनलिज़्म क्या है, इम्पीरियलिज़्म क्या है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी तक ना सारी की सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, सारी लड़ाइयाँ चल रही थी कि भई हाँ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, सारी की सारी लड़ाइयाँ थी। चलो लड़ाई चल रही है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे लड़ाइयाँ मेनली चलने लगी थी नेशनलिज़्म के नाम पर। मतलब कोई भी राजा उठता, बोल देता कि यार मैं तो नेशनलिज़्म के नाम पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। जेन्युइनली कोई एक्चुअल फाइट नहीं, किसी को पता नहीं था कि नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है। बस वो अपने एरियाज़ को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है? अपने एरियाज़ को एक्सटेंड करने के लिए उनके दिमाग में एक ही पॉइंट चल रहा था और वो बेटा जी क्या था? समझो, उनका एक ही टारगेट था और वो टारगेट क्या था कि मुझे अपने एरियाज़ को इंक्रीज़ करना है। लेकिन नाम किसका लगा दिया? नेशनलिज्म। ठप्पा किसका लगा दिया? नेशनलिज्म। वही होता है ना कि कर कोई और रहा है, मतलब सामने आने की तो खुद की उनकी औकात थी नहीं कि भी हम रियलिटी में जाकर बोल सकें कि हाँ भाई, हम चाहते हैं हम दूसरे देश के ऊपर कब्जा करें। तो वो लोगों का माइंड मैनिपुलेट करते थे किस नाम से? कि नेशनलिज्म हो रहा है। तो इसी बीच में एक कहानी देते हैं, मतलब कि एक इंटेंस सिचुएशन बड़ा जी वहां पर क्रिएट हुई थी 1871 के दौरान। जिस एरिया का नाम था बल्कान रीजन या बेल्कन रीजन, वट एवर यू वांट टू से यू कैन से। तो बल्कान रीजन का जो एरिया था, उसके अंदर बहुत सारे एरियाज आते थे। मतलब उस टाइम के मैकेडोनिया, यहाँ पर कुछ देशों के नाम दिए गए, अल्बेनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, ये कुछ देशों के नाम थे। इन्हीं देशों को, जैसे हमारे यहाँ पर अपन बोलते हैं स्टेट्स ऑफ इंडिया, इनको बोलते हैं स्लैब्स ऑफ इंडिया, SLAVS। स्लेव मत बोल देना बेटा, इसको इसको स्लैब्स बोल देंगे अपन, ठीक है? तो ये स्लैब्स ऑफ मतलब किसके थे बेटा जी? स्लैब्स ऑफ बैल्कन रीजन, ठीक है? उस एरिया को बोला जाता था। अब इस एरिया में सबसे मेजर पॉइंट क्या था कि यहाँ पर एथनिक डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा थी और यहाँ पर मिनरल्स भी बहुत ज्यादा थे। और इस पूरे एरिया के ऊपर, बैल्कन रीजन के पूरे एरिया पर राज कौन कर रहा था? वहां पर राज कर रहे थे ओटोमन तुर्की के, मींस की ओटोमन एम्पायर राज कर रहा था, जो कि एक मुस्लिम एम्पायर था। अब कहीं ना कहीं यार देखो, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे देश के अंदर ये बात चल रही है कि हमें नेशनलिज्म चाहिए, तो इनके मन में भी आएगी हमें भी नेशनलिज्म चाहिए। तो यहां पर 1871 के दौरान इनके दिमाग में आना शुरू होगा कि हमें हमारे देश को क्या करवाना है? फ्रीडम दिलवानी है। किससे? ओटोमन एम्पायर से। पहला पॉइंट बड़ा ये याद रख लेना, ठीक है? ओटोमन एम्पायर से मुझे क्या करना है? अपने देश को आजाद करवाना है। चलो ठीक है, लेकिन वहीं पर इनको एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। जितने भी जो स्लेव्स देश थे, जो स्लैब्स जो आप बोल रहे हैं देश, ये आपस में भी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते थे। तो ये कहते हैं हम भी आपस में लड़ाई करते हैं और हम भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो अब ये बंदे भी अलग हो गए और ऊपर से उनकी ओटोमन तुर्की के साथ भी लड़ाई चल रही है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग आपस में फ्लाई करेंगे। जितने भी इंटरनल, जितने भी देश थे, जितने भी ब्राजी एरियाज थे, वो आपस की कंफ्लिक्ट में उलझ गए। इसी को बोला गया इंटेंस कल्टीव, मतलब इंटेंस ब्राजी क्या बोला गया इसको? कि इंटेंस कंफ्लिक्ट का एरिया ये बन गया। अब इंटेंस कन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया, एक तो ये मेजर प्रॉब्लम आ गई। दूसरी मेजर प्रॉब्लम क्या आ गई कि उधर से ओटोमन एम्पायर के साथ प्रॉब्लम चल रही है। अब इस चीज का फायदा उठाया बिग राइवलरीज ने, जैसे रशिया, प्रशिया जैसे जितने भी देश थे, ब्रिटेन जैसे देश थे। उनको लगा कि यार ये लोग तो अपनी लड़ाई में मस्त हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इनके ऊपर जाके कब्जा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास भी ये वाला एरिया गया, वो बंदा मतलब एक तरह से काइंड ऑफ अमीर देशों में आ जाएगा। तो बिग पावर्स ऑलरेडी थी, तो उनको लगा कि हम इसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने अपने एरिया के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। मतलब किसके साथ? जो बैल्कन वाला रीजन था। और यही मेजर रीजन बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। याद रख लेना, ये किसका रीजन बना? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। कई बच्चों को ना पता नहीं क्यों ये टॉपिक ना बड़ा जी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगने लग जाता है कि सर कैसे होगा, किस तरीके से होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मतलब वो चीज देखो कि किस तरीके से मेरा पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो मैनेज हो सकता है, ठीक है? पूरे का पूरा। तो सबसे पहले शुरू से पता करते हैं। इंटेंस कन्फ्लिक्ट के एरियाज बन चुके थे 1871 के अंदर। बैल्कन रीजन के बारे में पता चला। बैल्कन रीजन एक एथनिक डाइवर्सिटी को पेश करता था, जहां पर बहुत सारे देश आते थे, जिसके ऊपर ओटोमन एम्पायर का राज था। अब इनके दिमाग में आने लगा, जो मतलब बैल्कन रीजन वाले थे, कि भाई हमें अपने देश को क्या करवाना है? फ्रीडम दिलवानी है। किससे? ओटोमन एम्पायर से।
लेकिन उसके साथ-साथ वो देश आपस में भी लड़ रहे थे कि भई हमें भी एक-दूसरे से आज़ादी चाहिए। तो उन्होंने अपने लिए आपस में भी फाइटिंग करनी शुरू कर दी, तो वहाँ भी इश्यूज़ क्रिएट हो गए। तीसरी बिग राइवलरीज़ आ गई, उन्होंने बड़ा जी इसके ऊपर कब्ज़ा करने की ट्राई कर ली। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइट एरिया बन गया और यही रीज़न बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का 1914 के अंदर। 1914 के अंदर बड़ा जी जो सबसे पहली लड़ाई हुई थी, वो यही हुई थी। ठीक है ना? फर्स्ट वर्ल्ड जिसे ਆਪਾਂ बोलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1914 से लेकर 1918 तक चली। अब इसी फीलिंग की वजह से जब 1918 के अंदर ये पूरी की पूरी लड़ाई खत्म हुई, तो उस टाइम पर एक नया मूवमेंट चलाया गया, एंटी इंपीरियल मूवमेंट। इसका मतलब था कि आज के बाद कोई भी देश किसी दूसरे देश के ऊपर जाकर कब्जा नहीं कर सकता। ठीक है? कि आज के बाद कोई भी देश दूसरी कंट्री के ऊपर जाकर कब्जा नहीं करेगा, अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड नहीं करेगा। अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रही, हम उसके ऊपर जाकर अटैक नहीं करेंगे। तो ये उस टाइम पे रूल बन गया। तो ये था आपका बैल्कन रीजन, मीन्स कि इंपीरियलिज्म को जो बाउंड्रीज कनकर करी जा रही थी, उसको बड़ा जी हटाना शुरू कर दिया गया। सो दैट वाज द रीजन। ये बड़ा जी सारे का सारा सिर्फ इसमें यही बात पूरी पूरी लिखी हुई थी। आई होप सो बड़ा जी आप सभी को बड़ा क्लियर हो गया होगा कि बैल्कन रीजन वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है? हाँ इसमें मैं एक छोटी सी चीज जरूर बताऊंगा। जब शुरू वाला टाइम था ना, जब शुरू शुरू में नेशनलिज्म का आइडिया आया था, तब लोग लड़ाई भी कर रहे थे, लेकिन फीलिंग्स भी थी उनके अंदर कि देश को आज़ाद कैसे करवाना है। लेकिन उसके बाद जब 19th सेंचुरी का मिड टाइम शुरू हो गया, ठीक है? 19 मतलब 19th सेंचुरी का मिड पीरियड आ गया, 1850s के बाद वाला टाइम आ गया। यहाँ पर सिर्फ उनका एक मेजर एम बन चुका था कि लड़ाई करो और नेशनलिज्म करो, लड़ाई करो, नेशनलिज्म लाओ। उनका एक ही एम बन चुका था। तो ये मेजर चीज़ थी जो आप लोगों को नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म टॉपिक के अंदर करनी थी। आई होप सो बड़ा आप लोगों को यहाँ से सारे का सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। हमने पूरे चैप्टर को यहाँ पर फिनिश किया, ठीक है? और जिन बच्चों को अभी भी नहीं आया है, ठीक है, आपके पास 1 मिनट है, प्लीज अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आपको लगा है कि सर ये टॉपिक रह गया है, वैसे बेटा जी मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। कुछ इमेजेस हैं जो आपके सामने दी हुई हैं, कि जैसे एक 1850 के अंदर एक इमेज बनी थी, ठीक है, जूलियस हबनर ने बनाई थी इमेज, कि जहां पर जर्मेनिया की इमेज को गिरा दिया गया था, मीन्स कि जर्मेनिया एक देश बचा ही नहीं था। ठीक है, तो उस तरीके से था। आगे ये 7 इमेजेस आपको दिखाई गई हैं कि 7 इमेजेस कैसे कैसे दिखती थी। एथनिक का मीनिंग होता है बराजी की कल्चरल, काइंड ऑफ अ कल्चरल। ठीक है, फिगर नंबर 20 बराजी वो एक सिर्फ और सिर्फ एक देश का मैप है, जहां पर वो लोग ये शो कर रहे हैं कि बैनर ऑफ फ्रीडम को शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये ब्रिटेनिया की इमेज को शो करता है। द टॉप एंजल्स आर शोन, ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर आपको एंजल्स बैठी हुई दिखाई दे जाएंगी, जो फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, फेडरेशन, इनके टैग्स लेकर खड़ी हैं, बिल्कुल ऊपर ऊपर अगर जाओगे। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर वेरियस कॉलोनीज को शो किया गया है कि कौन से एरिया के ऊपर किसका राज है। ठीक है, लेकिन इसके पेपर में आने के देखो चांसेस रेयर टू रेयर है। ठीक है, बट हाँ हमने एक एक इमेज, एक एक बॉक्स, एक एक चीज को बड़ा मैंने इसमें हम कवर कर लिया है। अगर कोई बच्चा इन 3 वीडियोस को देख ले तो मुझे लगता है कि उसको ये चैप्टर काफी अच्छे से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, सो राइट नाउ आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस। बहुत इजी क्वेश्चंस आप आज करने वाले हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करेंगे। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग सीधा सीधा आंसर करोगे जिनका। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन बेटा जी ये रहा। तो आप लोगों ने करना क्या बेटा जी, मुझे इसका हर एक का आंसर देना है। ठीक है, फटाफट करिए। हु मेड द फेमस रिमार्क व्हेन फ्रांस sneezes the rest of the Europe catches a cold? अब ये बेटा जी सबका मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये सबको आंसर आता होगा। ठीक है, ये बेटा जी मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि ये सबको आंसर आता होगा। गुड, मतलब कई बच्चों का बहुत सही आंसर है, मेरा बहुत जल्दी आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही बेटा जी, बिल्कुल सही। हाँ जी बेटा जी, अगला क्वेश्चन है जी मैंने डाल दिया है ऑलरेडी। ठीक है, सबसे पहले था बेटा जी कि सबसे पहले किसने दिया था, ड्यूक मेटरनिच ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ चुका है, विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? तो कौन सी ट्रीटी बेटा जी साइन हुई थी? ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ वीना, बी वर्सलेस, 3 कॉन्स्टेंटिनोपल, या फिर
ट्रीटी ऑफ लॉसन। हाँ जी भाई। ओके, सी। ओके, कईयों का ए आया नहीं बेटा जी। इसका जिन्होंने बच्चों ने सी आंसर किया है वो बिल्कुल सही आंसर है बेटा जी। ठीक है, सी आंसर बेटा जी इसका आना था कि ग्रीस को इंडिपेंडेंट बनाने वाली थी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन था बड़ा ये। देखो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के गलत नहीं जाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाले क्वेश्चन गलत जाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए। तो इसके बाद बड़ा हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो कि बड़ा जी आपकी कंप्यूटर से ये रहा, बाकी आंसर एक बार रोक देना। लीजिए भाई, who was proclaimed the first king of unified Italy in 1861? कौन राजा बड़ा जी बना था? बताइए फटाफट। हाँ जी बड़ा जी, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है वैसे, बट आप लोग कर दोगे मुझे पता है। कौन राजा बना था बड़ा? यहाँ पर लास्ट में केसर विलियम है बड़ा जी, विलहेल्म लिखा गया गलती से। ठीक है, केसर विलियम वन। ओके, जिन्होंने बेटा जी ऑप्शन नंबर डी जो लोग टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं बेटा, ऑप्शन नंबर डी आना है बेटा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी। जो लोग बी कर रहे हैं बेटा जी, एक मिनट, बी कैवोर था यार। कैवोर ने सिर्फ नॉर्थ इटली को फ्री करवाया था, लेकिन उसको बोला किसने था? ठीक है ना, मतलब सॉरी, अपना यहाँ पर कौन सा है अपना क्वेश्चन, कौन सा है? इटली का आई थिंक सो यही है ना, एक रुकना। प्रोक्लेम द फर्स्ट किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। यूनिफाइड इटली का राजा कौन बना था? हाँ जी बेटा जी, बी आएगा इसका। ठीक है, बी आएगा। सॉरी, वो मैं क्वेश्चन ऊपर नीचे देख गया था। ठीक है, उसका बी आएगा विक्टर इमैनुअल टू। बिल्कुल सही बेटा जी, विक्टर इमैनुअल टू आएगा बेटा। जिन्होंने विक्टर इमैनुअल टू किया है बिल्कुल सही आंसर बेटा जी उनका। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर रोक के बेटा जी आप लोग अगला करेंगे। ठीक है, अब एक जो भी मेरा मतलब बच्चे कर रहे हैं आंसर, अब वो रुक जाए। अब अगला क्वेश्चन बेटा जी आपका, और ये बेटा जी आपका जो अभी अभी अपन ने इमेज पढ़ी है बेटा, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, जो अभी अपन ने इमेज समझी है, ठीक है, ये उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। लीजिए भाई, व्हाट डज द क्राउन ऑफ ओक लीव्स वोर्न बाय जर्मेनिया सिंबलाइज? जो क्राउन जर्मेनिया ने पहना हुआ है उसका मतलब क्या है? पीस, हीरोइज्म, लिबर्टी या जस्टिस? फटाफट, जल्दी से बेटा। बताओ भाई जल्दी जल्दी, इस क्वेश्चन का आंसर करो सारे। हाँ जी भाई, बिल्कुल सही जवाब हीरोइज्म। सबका सही आंसर है बेटा, बिल्कुल सही आंसर बी। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही जवाब बेटा जी आप लोगों का। इसका मतलब होता है हीरोइज्म। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन बेटा जी आपका। ठीक है, तो अब यहां से शुरू हो जाएंगे एजर्शन रीजन शुरू होते हैं बेटा आपके। ठीक है, एक दो एजर्शन रीजन अपन यहां कर रहे हैं। ठीक है, जो आप लोग बेटा जी जिसके जवाब आप लोग अब दोगे। ठीक है, बाकी बेटा जी आप लोग अब बाद में करेंगे उनके आंसर। ठीक है भाई, तो एजर्शन और रीजन के आपको चार ऑप्शंस पता होने चाहिए। ऑप्शन ए होता है बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ये होता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड होता है कि दोनों ठीक है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड बड़ा जी आपका जो ऑप्शन होता है वो होता है कि ए ठीक है बट आर गलत है। और डी ऑप्शन होता है ए गलत है बट आर ठीक है। तो ये चार ऑप्शन जी आपके सामने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एजर्शन और रीजन डाल दिया बेटा जी। ठीक है, करिए बेटा। और ये मैं वो वाले डाल रहा हूं जो मैंने आपको कहा भी था कि मैं इस बुक में से कुछ क्वेश्चनिंग करने वाला हूं। ये मैंने पी वाई क्यूज और सीबी क्यू, ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको आज अपनी पोस्ट में देखने को मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, आपका क्वेश्चन है आर्टिस्ट वाला क्वेश्चन होएगा जी। आर्टिस्ट यूज्ड फीमेल फिगर्स टू पर्सोनिफाई nation in the 18th and 19th century. It was easier to represent abstract ideas like a nation through a human form.
तो बेटा जी मुझे फटाफट बताइए कि इसका ए, बी, सी या फिर डी, इसका क्या आंसर आना चाहिए। ओके बेटा, वेरी गुड, दैट्स रियली नाइस, इम्प्रेसिव कि बहुत जल्दी बेटा जी बच्चों का आंसर आया। ठीक है, तो इसका बेटा आंसर आना है बिल्कुल सही जवाब बेटा जी आपका ए। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि 18-19 सेंचुरी के अंदर फीमेल फिगर को दिखाया जाता था। क्यों? क्योंकि इससे लोग अपने देश को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाते थे। ठीक है, चलिए भाई, अब आता है बेटा जी अगला क्वेश्चन। आई होप सो बेटा जी आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी आपका, ये रहा। अब इसका आंसर रोक दीजिए बेटा जी एक बार। तो अब अगला करें बेटा, फटाफट करिए भाई। ये तो मैं पिन भी कर देता हूं ताकि ये ज्यादा पीछे ना जाए मैसेज। और क्वेश्चन है बेटा जी, द डिक्लाइन ऑफ द ओटोमन एम्पायर क्रिएटेड अ पावर वैक्यूम इन द बैल्कन्स। और रीजन दिया हुआ है, द बैल्कन स्टेट्स वर कंटेंट विद ओटोमन रूल एंड शोड नो इंटरेस्ट इन द इंडिपेंडेंस। बताइए भाई, इसका क्या आना चाहिए फटाफट। दैट्स नाइस। देखो, एक दूसरे को देख के आंसर मत करना, आप लोग अपने बेस पे समझो इस क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग अपने बेस पे आंसर करो बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि इसका ए ठीक है और आर इसका गलत है। वो कैसे बेटा जी? क्योंकि बैल्कन वाले तो भाई चाहते थे कि उन्हें फ्रीडम मिले, वो लोग ओटोमन के साथ जाना नहीं चाहते थे। ठीक है ना, तो ये रीजन था बेटा जी, इसका सी वाला हो जाता है मैंने कि बिल्कुल सही ऑप्शन, कि ए ठीक है बट आर गलत है। ठीक है भाई, पॉइंट क्लियर। यहां से बेटा जी आई थिंक सो आप लोगों को बिल्कुल इजीली क्लियर हो गए होंगे। अपन ने दो क्वेश्चंस किए हैं, एक आधा क्वेश्चन बेटा जी मैं और भी करवा देता, बट मुझे नहीं लगता कि और क्वेश्चंस आप लोगों को अभी इस टाइम पे करने की जरूरत है। या एक, चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लास्ट वाला और कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास असर्शन रीजन बहुत सारे हैं। जिसको बेटा जी चाहिए वो बेटा जी मुझे मतलब जो उनको लगता है कि जेन्युइनली हम पढ़ना चाहते हैं, वो बेटा जी मुझे मैसेज कर देना। आई विल ट्राई कि मैं उनको फटाफट ये अवेलेबल करवा दूं। ठीक है, तो लीजिए भाई अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके पास, जल्दी से करो भाई। यूरोपियन power rivalries in the Balkan contributed to the outbreak of World War I. The competition for control over the region created tension and conflicts. बताइए भाई फटाफट से। A, B, D। ये बुक बेटा जी PYQs की बुक है स्पेशली, अलग से। बेटा जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर डी बोला बिल्कुल गलत, जिन्होंने सी बोला बिल्कुल गलत। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बस अब ये बता दीजिए कि इसका ए आएगा या बी आएगा बेटा। बुक नेम बेटा जी CBQ प्लस में PYQ, ये बुक का नेम ही है। ओके बेटा, तो जिन बच्चों ने मेरे आंसर किया मैं बता दूं उनको बेटा जी, इसका आंसर आना है एक, मतलब ए। ठीक है, उसका मैं रीजन बता देता हूं, क्योंकि यूरोपियन पावर राइवलरीज उस टाइम पे हो रही थी, आउटब्रेक हुआ था, क्योंकि कंपटीशन की वजह से ही वहां पर टेंशन और कन्फ्लिक्ट का एरिया बना था। अभी याद करो यार, मैंने अभी अभी ये चीज बताई है तुम्हें कि यार टेंशन क्रिएट हो गई थी उस टाइम पे, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा माइंड मैनिपुलेट किया जा रहा था कि क्या करें, किस तरीके से करें, क्यों करें। तो ये जो चीज थी ये वहां पर मैटर करती है। ठीक है, देखो आपको पता है ना, तीन जगह पर कंपटीशन चल रहा था, स्लैब्स आपस में लड़ रहे थे, दूसरा ओटोमन तुर्की से उनको आजादी चाहिए थी, तीसरा बिग राइवलरीज भी आ गई कंपटीशन में। तो ये कंपटीशन था, तो इस वजह से इसका ए आंसर बेटा जी बिल्कुल सही बनेगा। राइवलरीज होते हैं जो मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उसको राइवलरीज बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो फाइनली आज अपना ने इस पूरे चैप्टर को फिनिश किया। तो जिन बच्चों ने बेटा जी पहले क्लास नहीं लगाई है यूट्यूब पर, अभी भी वो क्लास पढ़ी है, वो ये क्लासेस लगा लेना। ठीक है, और क्यों लगा लेना? क्योंकि ये पूरा चैप्टर इस टाइम पे इस तरीके से कवर अप करवाया गया है कि आप लोगों के लिए काफी काम इजी हो सके। ठीक है, तो इसके बाद बेटा जी हम लोग जो करेंगे कल को,
हम ट्राई करेंगे टॉपिक मतलब जो चैप्टर नंबर आपका 3 है, जो कि बहुत छोटा-सा चैप्टर है, कल शुरू होएगा और कल ही वो खत्म हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है? द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है? तो ये बेटा जी खत्म हो जाएगा और हम लोग ये करके अपना काम खत्म करेंगे। होप सो बड़ा आप लोग इस वीडियो के ज़रिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे हो, बट एट लीस्ट उनको शेयर करो जो इसको जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं। उनको ज़रूर शेयर करना, चाहे फिर वो किसी भी स्कूल से हों, ठीक है? और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि जैसे भी करके सर हमने करना है, ठीक है भाई? सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने चुटपुटिया दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है जी? सो मिलते हैं कल को एक और नई वीडियो के साथ। कल वीडियो आने के बाद हमारा 2 या 3 दिन का ब्रेक भी आने वाला है, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्लासेस को किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स हैव टेक अ ब्रेक और मिलते हैं भाई जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय।